आज की इंसाइटफुल आर के एपिसोड के अंदर हम समझेंगे रिटेल टेक के बारे में, किस तरीके से रिटेल चेंज हो रहा है और क्यों रिटेलर फेल हो सकते हैं अगर वो टेक की तरफ नहीं जाते हैं। आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं, इनके साथ में हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था जहां पर इनकी जर्नी के बारे में बात करी थी, किस तरीके से इन्होंने फ्री के इंटर्न से करोड़ों का बिजनेस बनाया है। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से रिटेलर्स बच सकते हैं, क्योंकि इनकी यही इंडस्ट्री है। तो मेरा नाम वरुण है, मैं फाउंडर हूँ क्यूबस्टर का और हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें। तो मेरे को थोड़ा सा इंडिया के रिटेल लैंडस्केप के बारे में बताओ कि कैसा चल रहा है अभी के टाइम। तो अगर रिटेल और रिटेल टेक दो की अलग अलग मैं बात करूँ तो रिटेल इंडस्ट्री ऑब्वियसली बूमिंग है। हमारी जीडीपी का 10-11% हिस्सा जो है वो रिटेल इंडस्ट्री से आता है और काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो रही है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है उससे भी लेना देना है। ताकि अगर आप चाइना का कंपेयर करें और इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में लाइक 20-25 शहर ऐसे हैं जिनको हम मेन रिटेल हब्स बोल सकते हैं, लेकिन चाइना में वही 200 हैं। तो हमसे वो 10 गुना बड़ी रिटेल इकोनॉमी कह सकते हो आप हैं। तो इंडिया की जर्नी वही है कि आप इंडिया के 200 ऐसे शहर बोलो जहां पर जाओगे, किसी भी ब्रांड का नाम लोगे, उस ब्रांड का शोरूम या शॉप वहाँ होनी चाहिए। आज के डेट में वो नहीं है और उसका डायरेक्ट लिंक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। थैंक्स टू नितिन गडकरी जी वो बनाए जा रहे हैं रोड्स, जिससे हमारा रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आप देखोगे टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में भी आपको ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड शर्ट्स ये सब मिलने लगी हैं। तो आई एम वेरी वेरी होपफुल और 2047 का जो हमारा सपना है एक विकसित भारत का, तो जब बन जाएगा तो देन यू विल सी 200 बिग सेंटर्स ऑफ रिटेल इन इंडिया। और तब एक रिटेलर्स के लिए अब एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपको 20 के बाद 21वीं दुकान जब खोलनी होती है, आपके दिमाग में कोई शहर नहीं आता कि कौन सा शहर है जहां पर हम एक फुटप्रिंट डालें, राइट। वो मेरे को लगता है और अगले 20 साल में ना आपके पास 200 कैप्टिव मार्केट्स होंगी जहां पर आप सीधा 200 दुकानें खोल सकते हो एंड सब चलेंगी। तो रिटेल इंडस्ट्री बहुत अच्छे से बूम कर रही है। अब क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री बूम कर रही है तो ऑब्वियसली रिटेल टेक्नोलॉजी को भी साथ में आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की रिटेल टेक्नोलॉजी जो है अभी वो बाबा आदम के जमाने की है, बहुत पुरानी है। वही लेगेसी सॉफ्टवेयर चले जा रहे हैं, विंडोज बेस्ड गंदी सी स्क्रीन होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो बड़ा कॉकपिट टाइप फील आती है कि एक ही स्क्रीन पर 25-30 बटन्स लगे हुए हैं और यूआई यूएक्स भी बड़े गंदे होते हैं उनके, बड़े ही बकवास सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली वही रियलिटी है अभी इंडियन रिटेल टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो। हमारे जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं उसको डिसरप्ट करने की और चेंज करने की। तो रिटेल टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और यूएस के या आप कहीं भी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की रिटेल टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। टैबलेट्स लगे हुए हैं, iOS पर काम हो रहा है, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है जो वहाँ से चोरी करके इंडिया लाई जाती है और यहाँ पर उसका कुछ वर्क अराउंड होता है। तो आई थिंक अगले 20-25 साल बहुत एक्साइटिंग रहने वाले हैं। अभी एडॉप्शन क्या है? बहुत ही कम है। अगर रिटेल एडॉप्शन की मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की तो लेस देन 10% है। यानी कि 90% से ऊपर अभी भी रिटेलर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो किसी ना किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपना सामान बेच रहे हो, लेकिन ओवरऑल अपना बिजनेस चलाने के लिए यानी अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, कस्टमर्स को इनवॉइसेस देने के लिए, छोटा बहुत CRM है लॉयल्टी करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई है। वो अभी भी जो है वो थोड़ी बैक बर्नर पे ही रहती है। और रीजन वही है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप बड़े हैवी सिस्टम्स हैं जो हर कोई यूज नहीं कर सकता। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक मॉल में जाते हो तो कियोस्क जो है वो हार्डली 75 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फीट में कियोस्क बना होता है। उसमें आप लैपटॉप भी रखोगे, फिर एक कैश ड्रॉअर भी रखोगे, फिर एक प्रिंटर भी रखोगे, फिर एक स्कैनर भी रखोगे, तो ऑलमोस्ट 10 से 15% जगह जो है वो गिर जाएगी। और अगर उसका 1 लाख रुपए रेंट है तो 15 से 20 हजार रुपए का रिटेल स्पेस आप सिर्फ एक कंप्यूटर या ये सब बकवास की चीज रखने के लिए यूज कर रहे हो, राइट। तो वो एक्सपेंसिव भी है। तो वो टेक्नोलॉजी मूव करनी चाहिए फ्रॉम बाबा आदम के लेगेसी सॉफ्टवेयर्स टू न्यू एज सॉफ्टवेयर विच आर ऑन एंड्रॉयड, विच कैन बी यूज्ड ऑन योर फोन। आप अपना फोन पे क्यों नहीं पूरी दुकान चला सकते? बिल्कुल चलानी चाहिए। ऑफलाइन दुकान की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन दुकान तो फोन पे चल रही है, बट ऑफलाइन दुकान फोन पे क्यों नहीं चल सकती? या जो आपके पास क्रेडिट कार्ड मशीनें आ गई हैं एंड्रॉयड वाली, उस पर क्यों नहीं चल सकती? तो हमारा सारा फोकस वही है। ठीक है, तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जो आपने बताया रिटेल की साइकोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम अडॉप्शन की बात करके चले तो अभी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में इसलिए हमको भी दिखाई दे रही है सारी टेक्नोलॉजी या फिर रिटेल की ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास में साइकोलॉजी है पैसा खर्च करने के लिए। मैं डिस्पोजेबल इनकम वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि टीयर 1 के अंदर डिस्पोजेबल इनकम ना होते हुए भी शायद लोग खर्चे ज़्यादा कर देते हैं। टीयर 2 टीयर 3 में उनके पास में सेविंग बहुत ज़्यादा है पर फिर भी वो खर्चा नहीं करते।
बट साइकोलॉजी का डिफरेंस है, शायद इस चक्कर में रिटेल का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है। साहिल, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ही एक वो माइंडसेट है कि पैसे नहीं खर्चने और टेक्नोलॉजी भी तो बिल्कुल ही नहीं खर्चने। आप 1,000 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद लेंगे शायद पीवीआर में फैमिली के साथ, लेकिन मैं 1,000 रुपए सॉफ्टवेयर के मांगता हूँ तो बड़ा प्रॉब्लम होती है लोगों को कि यार ये क्यों दे, ये तो फ्री होना चाहिए सॉफ्टवेयर। तो एक थोड़ा फ्री मेंटालिटी है यार। अनफॉर्चुनेट है कि फ्री, हर तरह का सॉफ्टवेयर उन्हें फ्री चाहिए। और हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिनेरियोज बहुत हैं, आपके बिलिंग के सिनेरियोज बहुत हैं। और जो हम सॉफ्टवेयर देते हैं वो हम रिटेलर को भी दे रहे हैं, रेस्टोरेंट को भी दे रहे हैं, सलों को भी दे रहे हैं, हम मंदिरों में भी लगा रहे हैं, हम पार्किंग में भी लगा रहे हैं, और हम ट्रेन केटरिंग भी कर रहे हैं, हम एयरलाइन केटरिंग भी कर रहे हैं। तो हम हर तरह की चीज़ कर रहे हैं। तो सिनेरियोज इतने ज़्यादा हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी है, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी बनानी पड़ती है, लेकिन उसका पैसा देने में लोग बिल्कुल 200 रुपए पर मंथ में भी ऐसे हो जाते हैं, हमें क्यों देने हैं, फ्री में होना चाहिए ये सब। तो माइंडसेट मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ही माइंडसेट थोड़ा इस चीज़ को है, बट शायद चेंज हो रहा है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप देखो इस समय बिजनेसेस जो है ना वो थोड़े थोड़े जेनजीज के पास आते जा रहे हैं। जो लोग 2000 में पैदा हुए हैं वो आज 24 साल के हैं, राइट। अब वो गल्ले पे जब बैठेंगे ना, उन्होंने दुनिया घूमी है, उनको पता है कि ये जो पुराने सिस्टम्स थे, कागज पेन पे लिखना, रजिस्टर बनाना या बड़े सिस्टम यूज करना, इससे उन्हें थोड़ा कॉफ्त होती है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बताना चाहते, लेकिन वहीं यहाँ वो देखते हैं एक सेक्सी सी मशीन है, अच्छा सा और मतलब जैजी सा सेटअप है, शेल्फ्स लगे हुए हैं, वो सब चीजें तो उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे जैसे ये जेन जीज जो है ना ये मेन स्ट्रीम बिजनेस में आना शुरू करेंगे ना, ये माइंडसेट चेंज होगा। तो यहाँ पे माइंडसेट है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो निकल के आती है, जो मैंने पर्सनली देखी है, क्योंकि मैं भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो क्या होता है, जो नए जनरेशन है उनके पास में नए आइडियाज है, करेक्ट, वो टेक पे ले जाना चाहते हैं, पर पुरानी जनरेशन कहती है हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बेकार चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होगा, फालतू के खर्चे हैं। तो इसके चक्कर में वो बच्चे वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल तो घर वालों के पास ही होगा। ट्रू। इसके चक्कर में वो भी परेशान रहेंगे, ये भी परेशान रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है ये टेक्नोलॉजी के अंदर? ये सब समय का खेल है, ये टाइम की ही बात है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब पुरानी जनरेशन सही में रिटायर हो जाएगी, वो नहीं ध्यान देगी यार, अच्छा क्या बच्चों को दे दिया वो ही देखेंगे, और फिर वो नए लोग जो आएंगे ना वो ऑब्वियसली सिनेरियोस चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप देखोगे पिछले 10 साल में, 12 साल में ना रिटेल की शक्ल भी थोड़ी बदली है। मॉल्स में जो सेटअप्स हो रहे हैं जिसको हम फसाड्स बोलते हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। अभी लोग नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं जो 10 साल पहले नहीं थे, क्योंकि वो जो उनके फादर्स थे वो गवर्न करते थे और वो ट्रेडिशनल माइंडसेट के थे कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा जायज़ नहीं करना है। लेकिन अब जैसे ये नई जनरेशन आने लगी है, थोड़े मिलेनियल्स आ गए, अब जो जेनजीज आ गए, ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अगले 10-15 साल में ना ये आप देखोगे कि लेट्स से यू गो टू दुबई, द काइंड ऑफ रिटेल फिट आउट्स यू सी ना, जो वहाँ दिखते हैं वो यहाँ नहीं दिखते, बट वो आने लगेंगे, क्योंकि अब लोगों ने दुनिया घूम ली है, उन बच्चों ने दुनिया घूमी हुई है, तो वो चाहते हैं कि यार हमारा देश भी यार वैसे दिखे ना यार, हमारे पास कैपेबिलिटी, हमारे पास पैसा भी है, खर्चने की मेंटालिटी नहीं है बस। तो वो खर्चने की मेंटालिटी भी आ रही है, और मेरे को लगता है कि थोड़े टाइम में ना आप देखोगे नए कॉन्सेप्ट्स, बढ़िया स्टोर्स, डबल हाइटेड सीलिंग वाले खुले, नई टेक्नोलॉजी, ये सब आएगी। और पुराने लोग यार एक टाइम पर रिटायर तो हो ही जाते हैं। आई एम वेरी होपफुल। तो रिटेल टैक्स से फायदा क्या होगा एक रिटेलर का, ये बताओ। एक रिटेलर का भी फायदा होता है और इन द लॉन्गर रन देश का भी फायदा होता है, क्योंकि अभी ये सारे लोग जो हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है, इनकी जो अर्निंग है वो कैश में आ रही है या यूपीआई में आ रही है, वो ट्रैकेबल नहीं है। आप समझ रहे हो कि बहुत कुछ ट्रैकेबल नहीं है, और ट्रैकेबल का ये मतलब नहीं होता कि आप पे कल को इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो फॉर्मल इकोनॉमी में अगर कोई भी बिजनेस आता है तो वो देश का भला होता है, उससे टैक्स मनी इकट्ठा होती है, वो फिर अच्छे कामों में यूज की जाती है। तो दो तरफा इसका फायदा है, एक तो देश के लिए फायदा है, यानी कि ये फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे तो इनफॉर्मल इकोनॉमी से बाहर आएंगे तो काफी कुछ ट्रैकेबल होगा, अच्छी देश की प्रगति होगी उससे। और दूसरा ये कि पर्सनल लेवल पर अभी आपको नहीं पता कि आपके स्टोर में इन्वेंट्री क्या है, रात को चोरी हो गई, चूहा खा गया, बंदा ले गया, पता ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने ट्रैक ही नहीं करा। और क्योंकि सिस्टम्स गंदे थे, लैपटॉप खरीदना पड़ता था, डेस्कटॉप खरीदना पड़ता था, तो आप उस झंझट में गए ही नहीं। तो यानी कि हो कह रहा भी अंधेर नगरी चौपट राजा, वही चल रहा है सीन की पता ही नहीं है कि 100 पीस आए थे, 10 बिक गए, 90 पड़े होने चाहिए, पता लगे 85 पड़े हैं, 5 कहाँ गए, या तो वो चोरी हो गए, बिक गए हो गए, या ये कुछ हो गया होगा। चलो तो ना काफी कुछ ट्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो रिटेलर का फायदा तो है ना कि वो लास्ट पेनी तक जो उसने खर्चा किया है वो ट्रेस कर पाए उस चीज को, और जिंदगी थोड़ी सुकून से जिए, टैक्स ठीक से भर पाएगा। अभी भी क्या होता है, टैक्स उसका सीए भरता है, ठीक है ना, अब वो जितना भी उसका डेली का गल्ला हुआ वो बता देता है इतना मेरी सेल हुई है। तो बड़ा ही ब्रोकन सा सिस्टम है, मतलब काफी ज्यादा ट्रैकेबल नहीं है।
तो रिटेलर को भी पता नहीं है कि उसका बिजनेस कितना बड़ा है, हो सकता है बहुत बड़ा हो और उसे पता ही ना लग रहा हो। एक और एस्पेक्ट है इसके अंदर, जब वो लोन लेने जाता है, तो जब वो लोन लेने जाता है वो अपनी बुक्स ठीक से दिखाई नहीं पाता है, क्योंकि कुछ भी सब किताबों में चल रहा है, कागज पेन पे चल रहा है, तो वो बैंक भी उसको बड़ा अंडरमाइन करते हैं, उसको लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते कि यार तो बड़ा अनऑर्गेनाइज सा बिजनेस है, हम तेरे को लोन नहीं देंगे, या लोन देंगे तो ब्याज बहुत ज्यादा होगा, 36-35% तक ब्याज चला जाता है, उतना लेवल तक। तो अगर बुक्स ठीक होंगी, अच्छे से हर चीज ट्रैकेबल होगी, तो बैंक लोन भी सस्ते हो जाएंगे ना उनके लिए। तो मेरे को लगता है कि ये विन विन ही है यार, टेक्नोलॉजी आपको हमेशा एम्पावर ही करती है, क्रिपल नहीं करती है। ठीक है, तो फायदा क्या होगा? एक तो इन्वेंट्री मैनेज होनी शुरू होगी, इन्वेंट्री मैनेज, दूसरा आपको पता प्रॉफिट पता लगने लग गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सब बिजनेस के साथ, रिटेल भी नहीं कहूंगा, वो गलने से कैश निकालते हैं, प्रॉफिट आया गलने से निकाला, प्रॉफिट आया गलने से निकाला, एंड में पता ही नहीं है कितना कमाया महीने का, किस महीने कितना बड़ा कितना घटा। इससे हमको पता लग जाएगा ही नहीं है लोगों को कि क्या चल रहा है। और जो मैं अगर टॉप 10% रिटेलर्स की बात करूं, ठीक है उनके पास सिस्टम्स हैं, उन्होंने पॉस मशीनें पॉस सिस्टम्स लगाए हुए, वो ट्रैक कर पा रहे हैं, लेकिन 90% इंडिया बहुत बड़ा नंबर होता है यार। मतलब अगर हम बोलते हैं कि कुछ 8 करोड़ बिजनेसेस हैं इंडिया में, तो आप समझो उसमें से मतलब 7 करोड़ के करीब जो है वो टोटली अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ यूज नहीं करते हैं, और उनको होना भी नहीं है। नहीं उनमें से मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो टॉप 10% यूज करते हैं, बॉटम 65% कभी भी कुछ यूज नहीं करेंगे, वो उस कैटेगरी में आते हैं हमें करना ही नहीं। और एक लेवल पर वो इतने छोटे भी हैं कि यार वो क्या ही करा लोगे आप उनसे। जो बीच का 25% है ना, अगर आप यूएस की भी बात करो तो यूएस का ऑर्गेनाइज रिटेल इज 35 to 40%, चाइना इज ऑल्सो 40%, तो अभी इंडिया इज 10%। तो ये बीच का जो 25-30% अनऑर्गेनाइज मार्केट है ना, ये ऑर्गेनाइज होगा अगले 10-15 सालों में। तो मतलब ये डिजिटल का कितना बड़ा मार्केट सेगमेंट हो गया? काफी बड़ा है। मतलब अगर आप डिजिटल ओवरऑल रिटेल की बात करके चले तो कितना बड़ा होगा? तो ओवरऑल रिटेल में जो डिजिटल कॉमर्स है वो भी बहुत छोटा है। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें, अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो एफएमसीजी हार्डली 2% होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स 25% है। तो यानी कि इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा जा रहा है उसका 25% ऑनलाइन खरीदा जा रहा है, 75% ही ऑफलाइन है। और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप देखोगे 10 साल में मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन ही खरीदा जाएगा, दुकानों से नहीं खरीदा जाएगा, ऑनलाइन ही होगा मेजरली। लेकिन ग्रोसरी या आप एफएमसीजी या दूसरे रेस्टोरेंट्स बोल रहे हैं, वो अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, खैर हम उस डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं, तो हम ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेसेस में नहीं है। लेकिन अगर आपकी दुकान आपको ऑनलाइन ले जानी है तो हम टूल देते हैं, जैसे शॉपिफाई होता है या उस तरह के टूल्स होते हैं, वो हम जरूर देते हैं। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक दुकान हो और ऑनलाइन जाना चाहते हो तो हमारा टूल यूज कर सकते हो। आप सारा इन्वेंट्री चढ़ाओ अपनी और वो एक ऑनलाइन यूआरएल पर दिख जाएगी, तो अपने कस्टमर्स को भेज दो, वहां से वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो हम टूल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब लाइक अमेजोन या कोई कॉमर्स, हम प्लेटफॉर्म नहीं है, टेक्नोलॉजी देते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की ओवरऑल ही बात करके चले तो अभी जो क्विक कॉमर्स भी आ रहा है वो भी एक टेक्नोलॉजी है। करेक्ट। अमेजोन वगैरह भी एक टेक्नोलॉजी है। करेक्ट। तो बहुत सारे रिटेलर्स अभी इसके ऊपर भी स्विच नहीं होना चाहते। हाँ करेक्ट, वो माइंडसेट का है, थोड़ा डर भी है लोगों को। और क्विक कॉमर्स क्योंकि कंपनीज चलाती हैं, रिटेलर्स नहीं चलाते हैं। कंपनी अपना धंधा खुद लेके आई है, जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनी है ये अपना खुद का धंधा लेके आई है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये थ्रेट तो है साहिल, ये थोड़ा थ्रेट तो है यार। मतलब देखा जाए तो एक क्विक कॉमर्स में मैं टोटल नॉन बिलीवर था 4 साल पहले तक, लेकिन अब टोटल बिलीवर हूँ। बट देखा जाए तो डेंट तो पड़ा है एक नॉर्मल, अगर आप जो फल सब्जी बेचने वाला है अगर आप उसकी बात करो, उसका धंधा कुछ 20-30% कम तो हुआ ही है, क्योंकि अब घर बैठे आप आलू गोभी सब मंगा रहे हो, अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो, सब कुछ मंगा रहे हो। तो उसको जो बेचारा थोड़ा गरीब है वो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो है। बट आई थिंक शायद वो कुछ और ऐसी फॉर्मल फील्ड में आ जाएंगे जहाँ पर अपना वो जीवन फिर भी चला सकें। बट यार तो यार किसी भी इकोनॉमी का पार्टी है ना कि ग्रो करेगी इकोनॉमी और नए नए कॉन्सेप्ट्स नए नए आइडियाज आएंगे, तो कुछ लोगों को नुकसान होगा, कुछ लोगों को फायदा। तो रिटेलर्स आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं क्विक कॉमर्स से बचने के लिए? क्विक कॉमर्स से बचने का तो देखो कोई तरीका नहीं है। अब ये तो है नहीं कि कल को गवर्नमेंट आएगी और बंद करा देगी सब कुछ, वो तो नहीं हो, करा भी देती है कई बार करा देती है। बट इस केस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कुछ इलीगल काम नहीं है। इलीगल होता तो बात भी थी, इलीगल कुछ नहीं है, तो बंद तो नहीं कराएगी। रिटेलर्स को बेसिकली अडॉप्ट करना चाहिए इन चीजों को। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कस्टमर थोड़ा ऑनलाइन जाता जा रहा है, तो आप भी ऑनलाइन चले जाओ ना। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप हिचको मत कि नहीं यार देख लेंगे, 5 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद गाड़ी निकल जाएगी। और अब तो ओएनडीसी आ गया, फ्री है। बिल्कुल ओएनडीसी से स्टार्ट करो आप। सरकार ने कम से कम प्लेटफॉर्म तो कम से कम बना के दिया है,
और हमारे जैसे लोग ONDC की एक वो भी देते हैं आपको कि अगर आप चाहो तो अपनी इन्वेंट्री ONDC पे डिस्प्ले कर सकते हो, तो वो टेक्नोलॉजी भी हम दे देते हैं। तो आप ONDC से स्टार्ट कर लो, वहाँ तो कोई पैसे भी नहीं खर्च होते, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ डिसरप्टेड प्लेटफॉर्म, और लाइक UPI ONDC इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक रिटेलर को ना कुछ भी वो नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये करूँ या मैं ये ना करूँ, सब कुछ करो। और इवन आपके टाइप के मार्केटिंग भी करना चाहिए, दे शुड कम टू यू एंड अब मैं लीगली एड्स नहीं चला सकता। नहीं, दैट्स अ सेपरेट अफेयर, बट आई थिंक ये भी करना चाहिए उनको। हाँ, आपको माल दिखेगा तो बिकेगा, तो जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ वहाँ दिखाओ। मुश्किल है, बट यंग लोगों को हायर करो, इंडिया के पास बहुत यंग कैपिटल है, यूज दैट। सही बात है। टेक के अंदर और क्या क्या कर सकता है एक रिटेलर? देखो, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, मतलब वीडियो एनालिटिक्स भी आ गई है अब, तो कैमरा लगाओ और देखो हीट मैप से आपका कस्टमर। समझाओ थोड़ा सा। हाँ, अब एक नई चीज़ें जो आ गई हैं वो ये है कि थोड़ा बड़ा स्टोर होना चाहिए, छोटा स्टोर में नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट एंड अबव के स्टोर्स हैं, तो कैमराज लगा के आप ये देख सकते हो कि प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कैसे की जाए ताकि ज़्यादा लोग खरीदें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है लेकिन वो टॉप शेल्फ पे पड़ा है, तो अगर कोई आ रहा है तो उसे दिख भी नहीं रहा है या वो पिक नहीं कर रहा है। तो ये ना, ये साइंस है इसके पीछे, ये जो कहाँ प्रोडक्ट प्लेस किया जाए वो साइंस है। एक स्टोर के अंदर एंट्री पर क्या होना चाहिए और एग्जिट पर क्या होना चाहिए। इसलिए आपने कभी गौर किया होगा बिलिंग काउंटर्स पर बड़े ही इस तरह के लाइटर, चॉकलेट्स, ये सब चीजें रखी जाती हैं जो डिस्पोजेबल होती हैं। बेसिकली आपको कोई आपके दिमाग में आया कि अच्छा जुराबे नहीं है तो एक पैकेट उठा लिया जुराब का, तो ये प्लेसमेंट नहीं, ये सब साइंस का हिस्सा है, ठीक है ना, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। तो वो तो चलो एक बड़े रिटेलर्स के लिए हो गई बात, बट छोटे रिटेलर्स को ना, जैसे बिल्कुल ही छोटा रिटेलर है तो हमारी जैसी एप्लीकेशन यूज करके फोन में ही डाल ले, अपने फोन पे ही डाउनलोड करे, अपनी कम से कम इन्वेंट्री तो डिजिटलाइज करे, कम से कम अपना प्रोडक्ट चढ़ाए, कुछ ट्रैक करना शुरू करे, उसकी अकाउंटिंग सॉर्ट हो जाएगी। अपने फास्ट मूवर्स ढूंढ लो, स्लो मूवर्स ढूंढ लो। आपको क्या है, आप कस्टमर आया, आपने उसका नाम फोन नंबर नोट कर लिया, तो आपके पास क्या हुआ, थोड़े टाइम में ना आपको दिखेगा कि आपके पास 1000 कस्टमर्स की लिस्ट है। अब कोई फेस्टिवल आया, दिवाली, दशहरा, कुछ भी आया, आपने कुछ चलाना, आपने भेजा, उससे आपको चीजें मिलेंगी। प्लस एक ही बटन क्लिक किया, ONDC में भी चले गए आप, एक ही बटन ऑन किया, आपकी खुद की वेबसाइट भी बन गई। तो ये सब चीजें सिंपल है, घबराओ मत उन चीजों से, बहुत सिंपल है और इनको यूज करना चाहिए हर रिटेलर को। और आई थिंक अब जो नई जनरेशन बैठ रही है गले पे, ये कर रही है, अच्छा करने लगेगी थोड़े टाइम में। तो अभी मैं फास्ट मूवर्स स्लो मूवर्स की बात कर रहा था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपको फास्ट मूवर पता लग जाएगा। एग्जांपल के लिए आपको पता लग रहा है महीने के अंदर ये एक्स प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है, सही और दूसरा वाला कम बिकता है। सही बात। तो जो ज़्यादा बिकता है उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा रख रही है, जो कम बिकता है उसको नहीं रखना है। और जब आपको पता लग रहा है कोई प्रोडक्ट है स्पेसिफिक जो बिकता ही नहीं है, तो मतलब वो रखना ही नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आपको हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाती हैं कि अगर आप ये सब डाल दोगे कि आपको दिख जाएगी कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम में एक्सपायर भी हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कस्टमर को एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे देते हो, फिर कस्टमर झगड़ा करता है आपसे कि या फिर पहले आपको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ही देना है, या किसी की एक्सपायरी जल्दी हो रही है। करेक्ट, उसको आप पहले निकालो। हाँ, उसका सेम प्रोडक्ट पड़ा है जिसकी एक्सपायरी बाद में, उसको बाद में निकालो ना, इसको पहले निकालो। तो जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं डालोगे ना, तो आप वो ये अंधेर नगरी में चलते रहोगे और फिर इश्यूज होंगे, आपको कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब, और ये टेक्नोलॉजी सब आसान है, ये मुश्किल नहीं है, इसका हवा बना हुआ है कि बड़ी मुश्किल होती है चीज़ें, नहीं। और इसका श्रेय मैं दूंगा पुरानी कंपनीज को भी, जिन्होंने ना कस्टमर के बारे में कभी सोचा नहीं है, फ्रैंकली उन्होंने रिटेलर्स के बारे में नहीं सोचा है। वो एक गंदे से सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जो ट्रेनिंग नहीं मिलती, ट्रेन नहीं हो पाते, आप वो सॉफ्टवेयर खोल के आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए UI UX आसान होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सिंपल क्लिक्स हो, सिंपल वर्ड्स लिखे हो, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, ऐसे तो जर्नी होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर वालों की भी एक जिम्मेदारी है कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा दें जो समझने में भी आसान हो। अनफॉर्चुनेटली कम है आसान समझने वाले सॉफ्टवेयर, समझ में आने वाले सॉफ्टवेयर कम है थोड़े। तो अब रिटेलर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहा? एक आपने बोला प्राइस। 5 रीजन है, मैं 5 रीजन दे सकता हूँ कि क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, यानी कि वो टेक्नोलॉजी चलाने के लिए जो सामान खरीदना पड़ेगा वही बहुत महंगा है ना। एक लैपटॉप लेगा 50-60 हज़ार रुपये, एक प्रिंटर लेगा 10-15 हज़ार रुपये का, एक स्कैनर लेगा, कैश ड्रॉर लेगा, वो असला ही 1 लाख रुपए का इकट्ठा हुआ है उसका। तो पहले बात तो वो करना नहीं चाहता, ये 1 लाख रुपए लगेंगे शुरू करने के लिए, तो पहले तो वहीं काटा। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज वन। सेकंड इज कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर आते हैं सस्ते नहीं आते, जो ERP और कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं महंगे हैं। ये सॉफ्टवेयर 3,000 रुपये 5,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं, तो सस्ता सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तीसरा है शेल्फ स्पेस नहीं है रखने की, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया
50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट का स्टोर है, अरे उसमें कहाँ 20% जगह वो इन सब काउंटर्स को बनाने में यूज करेगा, तो वो झंझट में नहीं पड़ना चाहता है, मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं रखूँ कहाँ, ठीक है ना। चौथा है कि सॉफ्टवेयर मुश्किल है, चलो मैंने लगा भी लिया, मैंने सब पेन लेके पैसे भी खर्च के लगा लिया, वो साला समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना मुश्किल है, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा बहुत मसला है। और ये सब चीज़ों के बाद वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी इंडस्ट्री के लिए भी नहीं बना था। पांचवा पॉइंट ये भी है कि किसी ने एक रिटेल सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट में लगा दिया, या एक सैलून का सॉफ्टवेयर जो है वो पकड़ के रेस्टोरेंट में लगा दिया। अब वो भाई उसमें फीचर ही ऐसे नहीं है, वो मिसमैच ही इतना ज़्यादा है। तो इन सब ये 5 बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से रिटेलर्स ने बोला थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं यूज करना कोई सॉफ्टवेयर, ये पकड़ लो। यही गैप हमें नजर आया था कि यार ये बहुत बड़ा गैप है, इसको एड्रेस करना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर बिल्कुल जीरो कर दो, फोन पे चला दो या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की मशीन पे चला दो, सॉफ्टवेयर सिंपल रखो, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कम कर दो, तो बिल्कुल ही एकदम सैस सब्सक्रिप्शन, आज पसंद आया पैसे दे दे, कल बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, तो वो सस्ता करो उसको। थर्ड, आसान बनाओ सॉफ्टवेयर, इतना मुश्किल जारगन पेलने की जरूरत नहीं है, आसान बनाओ ताकि वो यूज कर सके। शेल्फ पे घेरे ना, फोन है तो जेब में रख लिया, क्रेडिट कार्ड मशीन है तो कोने में रख ली। एक फूड ट्रक है फॉर एग्जाम्पल, फूड ट्रक कहीं डेस्कटॉप लेके थोड़ा ना घूमता रहेगा, उसको तो छोटी सी मशीन में मिल गया, वो खुश है। तो ये सब गैप्स को आइडेंटिफाई करके हमने एड्रेस किया, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू क्रैक इट। ठीक है। तो अभी आपने बोला कि हर प्लेटफॉर्म मतलब हर कैटेगरी ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और एक ही डिफरेंस क्या आ रहा है, मुझे थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करो। बहुत डिफरेंस है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सैलून वर्सेस रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ। तो सैलून के सॉफ्टवेयर में उसको चाहिए अपॉइंटमेंट बुकिंग, मेंबरशिप मैनेजमेंट, उसको थोड़ी बहुत लॉयल्टी चलानी होगी, ठीक है ना। उसके मिजाज, उसका जो कस्टमर आ रहा है उसको क्या चाहिए वो बिल्कुल अलग है। वो रोज इनवॉइस नहीं कटवा रहा, जो पर्ची कुछ खरीद ही नहीं रहा, वो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है, उसको इनवॉइस महीने में एक बार चाहिए होगा, साल में एक बार चाहिए होगा। यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है उस आउटलेट में कुछ प्रोटीन पाउडर बिक रहे हो, कुछ और सप्लीमेंट्स बिक रहे हो, राइट, तो उसका भी बिल उसको चाहिए अलग से। तो एक सैलून या स्पा की या उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। वहीं रेस्टोरेंट वाले को चाहिए टेबल मैनेजमेंट, रेसिपी मैनेजमेंट, जोमेटो स्विगी की इंटीग्रेशन चाहिए उसको एक KDS और KOT बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स है, वो चाहिए, ठीक है ना। मॉडिफायर कॉम्बो चाहिए, पिज्जा बना रहा है तो उसको अलग चीज़, तो वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल अलग है। अब आप ये वाला सॉफ्टवेयर उठा के इसको नहीं दे सकते, या ये वाला सॉफ्टवेयर उठा के उसको नहीं दे सकते। तो हर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल हम मंदिरों को देते हैं सॉफ्टवेयर, तो अगर आप सिद्धिविनायक मंदिर जाएं, गुरुवायूर टेम्पल जाएं, तिरुपति बालाजी जाएं, तो आपको क्यूबस्टर लगा हुआ मिलेगा वहाँ पर। और वहाँ क्या है, प्रसाद की पर्ची, कोई बुक खरीदी है उसकी पर्ची, कोई झंडा खरीदा है तो उसका बिल, ये सब चीज़ें तो उसमें भी यूज़ हो रहा है। अब वहाँ कोई लैपटॉप लेके पुजारी तो घूमेगा नहीं कि आज ये बिल काटता हूँ आपका, तो उसको चाहिए वही एंड्रॉयड वाली एक मशीन दे दी, उसी में उसने चला लिया, उसी में बिल निकल रहा है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, पार्किंग की अलग रिक्वायरमेंट है ना। तो हर इंडस्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। और ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, हमें 12 साल हो गए ऑलमोस्ट करते हुए, और 8 साल तो डेडिकेटेड सिर्फ यही करते हुए हो गया। तो और आज भी बन रहा है सॉफ्टवेयर, और आज भी हमें लगता है कि रोज नए सिनेरियोस पता लगते हैं, रोज नए सिनेरियोस बनाने पड़ते हैं। 40-42 लोगों की टेक टीम है जो यही कर रही है दिन रात बैठ के, और अभी भी बन नहीं रहा। अभी भी हमारे पास 5 साल का रोड मैप है कि क्या क्या बनाना है, इतना लंबा चलता है। 4-5 इंसाइट ऐसी बताओ जो कि आपको ऐसा लगता है कि लोगों को, आम जनता को नहीं पता होगी रिटेल टेक के बारे में। रिटेल टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये है कि सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती है, ठीक है ना। तो उससे मतलब आप यूज़ कर सकते हो, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें, और उसके लिए कोई ऐसे बंदा अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अगर आप उसे यूज़ करना शुरू करेंगे तो बड़े इंट्यूटिव तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप 4-5 तो नहीं, बट एक मेजर इनसाइट यही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, दीज आर ऑल सिंपल थिंग, ठीक है, डिज़ाइन इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो अगर आपने कभी ज़िंदगी में अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी है, उतना ही आसान है एक रिटेल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। बट हाँ, स्टार्ट करना पड़ेगा आपको कहीं से, तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट टू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं आपके परसेंटेज शेयर्स की बात करके चलूँ कि किस किस कैटेगरी के अंदर जो POS लगे हुए हैं वो कितने कितने % पे है। हाँ, तो अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी जिसमें पॉज लगता है वो रेस्टोरेंट ही है, क्योंकि रेस्टोरेंट का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बिल तो देना ही है यार कस्टमर को। बाकी जगह पेन एंड पेपर चल रहा है, लेकिन तो सबसे बड़ी POS की इंडस्ट्री अगर मैं बोलूंगा, पॉज सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री, तो वो रेस्टोरेंट है, सबसे ज़्यादा चलता है। और अगर आप आउटसाइड इंडिया भी देखोगे तो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स US में जो बने हुए हैं, जैसे टोस्ट है और ये सब हैं, ये सब एक रेस्टोरेंट पॉज इंडस्ट्री में बने हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो रिटेल आता है। अब रिटेल में बहुत सब कैटेगरीज हो सकते हैं, फैशन अपैरल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी हो सकती है, तो एक उसको पूरा रिटेल कैटेगरी हम बोल सकते हैं। तो रेस्टोरेंट सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद रिटेल कैटेगरी आती है, उसके बाद ये सब आते हैं स्पा एंड सैलून और ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद सब अलाइड कैटेगरीज हैं जो नॉन ट्रांजैक्शनल कैटेगरी होगी। जैसे एग्जाम्पल दूँ,
ट्रेन केटरिंग, अब आप ट्रेन जाते हो IRCTC में, कोई आपको चिप्स विप्स बेचने आता है, उसका आज बिल मिलता है आपको, वो बिल दे के जाएगा आपको। अगर आपने एक चाय 2 बिस्कुट खरीदे हैं, उसका बिल मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो बिल के लिए फिर अगेन वो दे नीड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो हम केटर करते हैं, वो लेस देन 10% होंगे ओवरऑल। तो मेजरली 3 ही निकल के आए, एक आ गया रेस्टोरेंट, एक आ गया एक तरह का D2C मतलब रिटेल वाला रिटेल, और तीसरा आ गया आपका बुकिंग सिस्टम। हाँ, बुकिंग से ये कह सकते हो आप, मेजरली यही है। अब इसमें सब सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इसके बियॉन्ड वैसे तो बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन सब छोटी 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 हैं। जैसे अब मैं फार्मेसी भी एक ठीक ठाक कैटेगरी है, तो फार्मा रिटेल बोलता है उसको, तो फार्मेसी एक अच्छी कैटेगरी है, ज्वेलरी एक कैटेगरी है। पर ये नॉर्मल रिटेल से कैसे अलग है फार्मेसी? अलग कुछ नहीं है। फार्मेसी में फ़र्क क्या हो जाता है, अब आप इन्वेंट्री कैसे स्टोर करते हो वो फ़र्क हो जाता है, क्योंकि वो बैच से मेडिसिन आएगी, ठीक है ना। फिर मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको सिस्टम में डालने हैं, एक्सपायरी डालनी है आपको, प्लस किस कंपनी की है, प्लस वो मतलब वो बहुत सारी बैचिंग कौन सी है, वो सब चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं। तो उसकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो अलग हो जाती है, वो रेस्टोरेंट जैसी नहीं होगी या वो सैलून जैसी नहीं होगी, वो बिल्कुल ही अलग होगी। तो हर इंडस्ट्री के अपनी तरीके हैं, अपने नॉर्म्स हैं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। और इंडिया में ना हर एक इंडस्ट्री के कुछ वर्टिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। तो अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के 3-4 ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेयर हैं जो बहुत बड़े हैं, ऐसी रिटेल इंडस्ट्री के 2-4 हैं बहुत बड़े हैं, फार्मेसी के 2-3 हैं, स्पा के 2-3 हैं। हम सबसे लड़ते हैं, हमारे सारे ही कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल हैं, ये सब वर्टिकल है, हम हॉरिजॉन्टल हैं। तो हमारा कॉम्पिटिशन हर एक कंपनी से हो जाता है, एक कोई एक दुश्मन नहीं है हमारा, हमारे सारे ही कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड ONDC कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? काफ़ी रोल प्ले करेगा, काफ़ी रोल प्ले करेगा। ONDC एक अच्छी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। सिर्फ एक ड्रॉबैक है ONDC का, वो ये है कि किसकी माँ को मौसी बोले वाला सिंड्रोम है इसके अंदर। हम बड़ा उसको देसी भाषा में बोलते हैं कि क्योंकि आपने ऑर्डर जनरेट किया लेट्स से पेटीएम पर, वो गया स्टोर पे, वो पिकअप किया डंजो ने, है ना, वो डिलीवरी करने आया। अब क्या है ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप किसको पकड़ोगे? पेटीएम को पकड़ोगे, डंजो को पकड़ोगे, या दुकानदार को पकड़ोगे? तो वहाँ क्या ना, पास द पार्सल ही चलता रहता है, हमारी गलती नहीं है, इसकी गलती है, इसकी गलती नहीं, उसकी गलती है। बाकी सब में क्या है, एक ही कंपनी है, वहीं ऑर्डर प्लेस किया है, वहीं उसी का बंदा आएगा, वहीं रिटर्न होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ी वो ब्रोकन है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है कि यार अब डंजो को गाली दूं क्या, मैं दे नहीं सकता उसको। वो बोल रहा था मैं मालिक, मेरे को तो थैली पकड़ाई थी, मैं तो लाके दे दी, मेरे को क्या पता अंदर क्या है। फिर वो बोलेंगे अच्छा पेटीएम से बात करो, उससे रिफंड मांगो। तो ये थोड़ा वो ब्रोकन है, ट्रस्ट वहाँ ब्रेक हो जाता है। बट आई थिंक जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, थोड़ी ये सब टीदिंग इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, और इट इज़ गोइंग टू बी एज डिसरप्टिव एज UPI, विच एटलीस्ट आई बिलीव कि ऐसा होगा। तो यहाँ पे गलती रिटेलर की नहीं होनी चाहिए, सही होगा। रिटेलर कमीशन दे रही था किसी प्लेटफॉर्म को, हाँ, रिटेलर की बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि हो सकता है कुछ, क्योंकि रिटेलर का काम है प्रोडक्ट भी होते हैं ना, बैड एप्पल्स भी होते हैं कई, कि जिनको पता है कि हमारा माल खराब है, वो जबरदस्ती ONDC में चले जाते हैं कि ठीक है इसी उसमें निकल जाएगा मेरा माल। ऐसे भी होते हैं कई। बट आप रिटेलर आप क्या बोले यार, किसकी प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स की तो नहीं ही है, मैं ये बोलूँगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिट में प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो कोई ऐसा सामान था, आप लाए, खाना लेके आए, खाना रास्ते में बिखर गया, उसने किसी तरीके से उसको डाल डूल के लेके आ गया और बोला ये तो रेस्टोरेंट ने ऐसे दिया था, तो अब किसको पकड़ोगे आप, कहाँ रिफंड मांगोगे? तो वो थोड़े ब्रोकन है। इसका सॉल्यूशन ऐसे दिमाग में आया कि गलती हमेशा दुकानदार की आएगी, ठीक है। अब अगर डंजो ने गलती करी है, तो डंजो भी ₹1 एक्स्ट्रा लेने लग गया डिलीवरी के ऊपर, जिसमें इंश्योरेंस दे दे वो। हाँ, दैट्स अ गुड। कल को अगर कुछ भी कांड होता है डंजो देख लेगा, इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी, सोल्यूशन निकल आएंगे। अभी क्या है ना, बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी है, तो अभी ना लर्निंग बहुत पड़ी है इसके अंदर। 2030 में बात करेंगे तब देखेंगे क्या स्वरूप निकला है इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। बट पॉजिटिव तो है ना, एटलीस्ट कम से कम लोगों को, अगर मेरे को बच्चू राम की मट्ठी खानी है, तो मुझे पता है कि वो ONDC में किसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, जो अमेजोन पे या कहीं और नहीं मिलेगी, वो उसी पे ही मिल जाएगी। तो विच इज गुड ना यार, अच्छा तो है ही। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपके हिसाब से, क्योंकि हम रिटेल की बात कर रहे हैं, जितना क्विक कॉमर्स बिजनेस है वर्सेस जो जियो मॉडल है, जियो मॉडल ने क्या किया है, अपने खुद के रिटेल आउटलेट भी बना लिए हैं जहाँ पर ग्रोसरी बेच रहा है। रिलायंस के ही अपने खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कुछ है। तो आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करोगे, यहाँ पे ONDC वाला कोई कल्प्रिट नहीं है, डिलीवरी वही करेगा, फास्ट डिलीवर भी होगा, उन्हीं के नेटवर्क से डिलीवर होगा, और उसके लिए उनको डार्क स्टोर भी नहीं बनाना पड़ा। बाकी कंपनीज डार्क स्टोर बना रही है, वो अपने रिटेल आउटलेट को ही एज अ डार्क स्टोर यूज करके चल रहे हैं। करेक्ट।
स्केलेबिलिटी का इशू आ सकता है एक बार को। ये मुझे लगता है कि आई थिंक मोर और लेस दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। मतलब एक फिजिकल लोकेशन से आप डिलीवरी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट यही है ना। एक में वॉक इन अलाउड है, एक में वॉक इन अलाउड नहीं है। देखा जाए तो उनमें कोई खास फर्क है नहीं। देखा जाए तो वो भी क्विक कॉमर्स मॉडल ही चला रहे हैं। प्लस क्योंकि उनके पास जगह बहुत बड़ी थी, एक डार्क स्टोर 1000 स्क्वायर फीट का होता है और उनका 1 लाख स्क्वायर फीट है। तो जब उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला यार एक में ये भी कर लेंगे हम छोटा मोटा हिस्सा। तो आई थिंक इट्स एन ऑफ शूट ऑफ द बिग बिजनेस, बट इट मेड सेंस ऑल्सो। अब डीमार्ट भी कर सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट में तो लोकल का तो डीमार्ट भी लपेट ही सकता है, तो कर तो लेगा वो भी। बट जिस दिन उनके दिमाग में आया वो शायद वो कर देंगे अपना निकाल। तो ये जो कॉमर्स कंपनियां हैं ये डायरेक्टली रिटेलर से टाई अप करेगा। वो टेक्नोलॉजी और वो ट्रैकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है यार रिटेलर के साथ करने में ना। जैसे रेस्टोरेंट कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें इन्वेंट्री का इशू है। होगा क्या कि आप किसी ने दूध ऑर्डर किया, आपके प्लेटफॉर्म पर तो था, वो लड़का लेने गया दुकान पर, वो बोला भाई सब दूध तो है नहीं, दूध तो ले गया कोई लड़का ले गया, तब क्या करोगे आप? तो वहाँ पर ना जोमेटो में सीन हो जाए ना। जैसे जोमेटो है, एग्जाम्पल के लिए मैंने दूध ऑर्डर किया, मेरे प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा था। अब मुझे मान लो मेरे आसपास में 8-10 दुकानें हैं जो प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, सबके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया, जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑर्डर उसके पास चला गया, वो जाके दे आएगा। यार ये मुश्किल है, जस्ट सफर टू से देन टू एग्जीक्यूट, थोड़ा मुश्किल। या मार्जिन कम है। मार्जिन, हाँ मैं एग्जैक्टली इस पे आ रहा था कि फूड बिजनेस में क्या है ना, आपको पता है कि आपका जो है 60-70% ग्रॉस मार्जिन पर धंधा चल रहा है। एफएमसीजी में मार्जिन ही 2% है, 3% है, तो ना वहाँ पर और ये एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल स्केलेबल मॉडल डार्क स्टोर ही है। आप खुद मैनेज करो, आप डार्क स्टोर से ही सारा कुछ करो, और वही एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर 450 रुपये से ऊपर चली जाती है तो डार्क स्टोर्स जो है वो प्रॉफिटेबल होने शुरू हो जाते हैं ऑन ए 1000 ऑर्डर्स पर डे वैल्यू। तो 1000 ऑर्डर्स एट एन एवरेज ऑफ 450 रुपीज पर डे विल मेक योर डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल। और ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है आई थिंक इन्होंने वो रीच कर लिया ऑलरेडी, सो दे आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विद मैसिव टॉप लाइन। आप समझ रहे हो कि मतलब एक टाइम पर कुछ 140 करोड़ रुपए का धंधा था जेप्टो का, आई थिंक फर्स्ट ईयर में, एंड देन बूम इट लाइक 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपीज के बिजनेस पे। आप देख रहे हो स्केल, देख रहे हो कितना जा रहा है विद इन 10 मंथ्स, उतना बड़ा स्केल। तो और विद प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप अगर 20,000 करोड़ का धंधा कर रहे हो और उसमें 2% भी मार्जिन है, देन यू कैन मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर विद दैट। और प्राइवेट लेबल्स जो होते हैं ना वो उसमें ज्यादा फायदा होता है। अगर खुद अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर दिया, साबुन का, तेल का, किसी चीज का, जो प्राइवेट लेबल है वहाँ तो मार्जिन ही मार्जिन है ना। जियो जैसे कर रहा है, तो दे विल ऑल्सो गो इनटू द प्राइवेट लेबल बिजनेस जहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, प्लस हाई वैल्यू आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। द मोमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स क्विक कॉमर्स पे आया, यू विल सी द डार्क स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी शूटिंग अप, मैसिवली शूटिंग अप। आईफोन मिलने लगेगा जेप्टो पे, ब्लिंकिट पे थोड़े टाइम में। एंड why will I not buy it from Zepto or Blinkit or quick commerce and not from let's say another e-commerce website? वहाँ 2 दिन में आएगा, 10 मिनट में आ जाएगा, तो मैं यहाँ से ऑर्डर कर लूंगा ना यार। तो यहाँ पे रिटेलर्स का तो काम जाएगा ही। वही मैंने बोला था, पहले भी ये बोला था कि यार कुछ ऊपर जाता है तो कुछ नीचे आता है, इट्स अ सीसॉ, है ना। कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, तो कुछ होगा। तो रिटेलर दोस्ती यारी करके बचा सकते हैं अपना बिजनेस, कि अपने कस्टमर से बना के रखो ना, या टेक पे आ जाओ, डेटाबेस इकट्ठा करके रखो। आम इंडियंस की लॉयल्टी कहाँ है? पैसों की तरफ बस, या कन्वीनियंस की तरफ, जो मिल जाए, है ना। तो यार वो भूल जाओ कि हाँ मेरे चाचा जी की दुकान थी और तो उनसे मैं ले लूँगा, अरे छोड़ना यार, दे रहा है टाइम पे भी दे रहा है, तो वो नहीं होगा, तो भूल जाओ। लेकिन क्या है ना, जैसे मॉल आए थे तो लोगों ने बोला था ये तो दुकानें बंद हो जाएंगी किराने की, ये सब चीज़ें बंद हुआ नहीं हुआ, स्वरूप चेंज हो गया। अब ये क्विक कॉमर्स आया, थोड़ा डेंट पड़ा तो स्वरूप चेंज हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि कुछ डार्क स्टोर्स को सप्लाई वाले वेंडर्स बन जाए ये लोग। अब आजादपुर मंडी से लेके आता है और वहां देता है, तो उसके लिए भी तो बीच में एक बंदा चाहिए ना जो वो काम करे। तो हो सकता है दे विल गो इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस रादर देन रिटेल बिजनेस। दीस गाइस कैन गो टू अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में तो जा सकते हैं। इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली मरेगा कोई नहीं, बट स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे वही थॉट निकल के आया जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जिस तरीके से रिटेल में भी हम देख रहे हैं डिसरप्शन आना ही है, इनएविटेबल है। तो लोगों की नौकरियां जाएगी नहीं, या ट्रांसफॉर्म होगी या फिर जाएगी। तो लोग अभी, क्योंकि बात क्या हो रही है, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, जो रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, वो बहुत फास्ट आ रहे हैं। इससे पहले जो भी रेवोल्यूशन आए थे उसमें 8-10 साल का टाइम मिला था लोगों को अडॉप्ट करने के लिए। अभी आपने ही बताया एग्जाम्पल कि ऐसे 30-35-40% लोग हैं जो कहेंगे भाई मैं लूंगा ही नहीं टेक्नोलॉजी, मैं मानूंगा ही नहीं। अब कल को टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ही हो गया सब कुछ, तो उनका बिजनेस तो जाएगा। सिमिलरली मैं अपनी डोमेन की बात करके चलूँ तो एआई जो हो रहा है, एआई इज वेरी स्केरी, नौकरियां खा रहा है। आप डेवलपमेंट फील्ड से हो, आपको पता है कि कोपायलट क्या क्या कर सकता है। तो
10 बंदों का काम 3 बंदे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि करेंगे, अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, तो ये एक हो जाएगा। अब वो जो बाकी 9 बंदों की नौकरियां जाएगी, इतनी नौकरियां तो देश क्रिएट नहीं कर सकता गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए क्रिएट नहीं कर सकती। तो वो लोग जो अगर रोड पे आ जाएंगे तो गलत काम भी तो शुरू हो जाएंगे। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन मैं अगेन इसमें एक एम्पिरिकल डेटा देना चाहूंगा आपको कि रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज अगर आप देखो तो 90s के टाइम पर ज़्यादा था, पॉपुलेशन ज़्यादा गति से बढ़ रही थी। 2000 में और कम हुआ, 2010 में और कम हुआ। अभी क्या है ना, अभी एक बच्चा ही बहुत होता है कि एक बच्चा पाल लो यार, इतना ही बहुत है। हमारे पेरेंट्स 8-8 9-9 भाई बहन थे, राइट। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो हमने बहुत ज़्यादा देखा। अब लाइट भी आ जाती है, ओटीटी भी आ गया ना। हाँ, पहले सही बात है। तो एंटरटेनमेंट के और बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे ना तो इट विल पीक एट समवेयर अराउंड 1.8 बिलियन। अब ये अगेन एम्पिरिकली प्लॉट करते हैं डेटा। होगा क्या कि ऐसे बढ़ते बढ़ते 1.4 से ऑलमोस्ट 1.8 तक जाएगी एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। एंड देन जैसे जापान की डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, चाइना की डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी की, अब ज़्यादा लोग मर रहे हैं, कम लोग पैदा हो रहे हैं, है ना, तो डिक्रीजिंग पे जा रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि थोड़े टाइम में ना ऑब्वियसली यू विल सी अ शिफ्ट कि यार मार्केट में लोग ज़्यादा है भी नहीं पुराने के मुकाबले में, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी अगर 10 लोगों की जगह खा रहे हैं तो एक्चुअली पैदा भी 4-5 ही हो रहे हैं यार, 5 ही हो रहे हैं। अब मैं ये बहुत लंबे स्पैन की बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2 decades फ्रॉम नाउ। तो जब तक टेक्नोलॉजी कोप अप करेगी तब तक पॉपुलेशन भी उतनी। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि एआई और जैसे अब रिटेल की भी बात कर रहे हो, ये जल्दी बढ़ रहा है, बहुत तेज बढ़ रहा है। यार देखो ये ना इट्स अगेन अ फ्लक्स, कुछ तो डिसरप्शन होगा ही, और एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी चीज़ें डिसरप्ट तो होती हैं। तो मैं आई विल बी रॉन्ग टू से कि कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। आएगा तो कितना आएगा और कैसा आएगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा, और उतना मेरे को अभी तक नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा क्रिएट डिसरप्शन करेगा। हो सकता है कि यार मैं इसको पॉजिटिवली लूँ, पहले 5 कंपनी थी, अब शायद 50 कंपनीज बन जाएंगी, तो वो जो 7 लोग हैं वो शायद उन कंपनीज में लग जाएंगे। हर एक को 3-3 बंदे तो चाहिए ना। तो अगर पहले 5 कंपनीज थी, अब 50 है, तो कंपनीज भी तो 10 गुना बढ़ गई हैं, तो उनको भी तो वर्कफोर्स चाहिए। आज भी हमें डेवलपर ढूंढने में दिक्कत तो होती है यार, ऐसा नहीं है डेवलपर्स खुले घूम रहे हैं अब उठा लो किसी को भी, नहीं यार, डेवलपर ढूंढना भी बहुत दिक्कत का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्किल गैप है ये मतलब इतना ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट करेगा। नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ जाएंगी तो वो जो 7 लोग की नौकरी गई है वो किसी और कंपनी में लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता यार, अब इट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैं होपफुल हूँ, बट ये तो समय ही बताएगा। मैं आज तो नहीं कह पाऊंगा, समय ही बताएगा। 1-2 साल में ही पता लग जाएगा कहाँ जाना है। हाँ, ये पता बहुत जल्दी लगेगा, लेकिन हाँ। ये पता बहुत जल्दी लग जाएगा। जिस रेट से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एआई में, ये 2-3 साल में पता तो लगेगा ये बम फट गया कि या चल जो ठीक है, इतना बुरा जैसे एआई बढ़ रहा है वैसे रिटेल भी टेक ऐसे इंप्रूव हो रहा है। नहीं। अभी नहीं हो रहा, नहीं मतलब आपको लगता है कि अभी ये अडॉप्शन आने में 10 हाँ एआई पर्सनल लगे, हाँ एआई जो है वो या तो एंटरप्राइज कंजम्पशन में जा रहा है या पर्सनल कंजम्पशन में जा रहा है। जो मिड सेगमेंट है या तो गए नहीं ना, यानी कि तो बहुत बड़ी कंपनीज है वो एआई पे आ रही है सीधा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े अडोबी, ये सब लोग घुस रहे हैं। या बिल्कुल ही फोटो एडिटिंग पर्सनल लेवल पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई रील बनानी है कुछ, मैंने वहाँ एडिटिंग कर ली तो वो पर्सनल लेवल पे चला गया। जहाँ तक ये वाले जो बिजनेसेस हैं यहाँ एआई तो अभी कहाँ, यहाँ तो बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं आई यार, एआई तो बात नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये जो रिटेलर्स है इनको अडॉप्ट होने में, जो हम बात कर रहे हैं कि क्विक कॉमर्स बिजनेस खा जाएगा, ये खा जाएगा, नहीं। ये अभी टाइम लगेगा। हमारे जैसे लोग एआई यूज करना शुरू करेंगे। एग्जांपल देता हूँ कि हमारे में क्या है ना, आप अपनी इन्वेंट्री चढ़ाओ और फिर इन्वेंट्री में फोटोज भी होते हैं, या आप फोटोज भी चढ़ाओ। हम थोड़े टाइम में एआई डाल देंगे, फोटो वोटो मत चढ़ाओ, हम उसके नाम से बासमती राइस की अगर कुछ है, दावत बासमती राइस, तो हम सीधा फेच करके फोटो लगा देंगे उसकी, ठीक है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर इनसाइट्स आएगा, इनसाइट्स और बेटर हो जाएंगे, हमारे एनालिटिक्स बहुत बेटर हो जाएंगे, हम पर्सनलाइजेशन बहुत बेटर दे पाएंगे, कस्टमर पर्सोना हम ज़्यादा ड्राइव कर पाएंगे। तो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसको फायदा देने के लिए, तो वो जरूर आएगा। बट वो ये कि वो एकदम ऐसा डिसरप्टिव स्टेज पे नहीं आएगा कि आज तो मेरे को दाल मखनी की फोटो नहीं चाहिए ना, और नहीं भी डली तो कोई बात नहीं, डल जाएगी तो अच्छा है। तो ऐसा कोई मारा मारी वाली बात नहीं है। कुछ जगह बहुत मारा मारी है, आई थिंक डिजाइन जॉब्स क्रिएटर गया आपको जो दिखा रहा था, डिजाइन क्रिएटर, ये सब बहुत ऑटोमेट होने वाला है, वीडियो बन जाएंगी, सब कुछ बन जाएगा। हाँ, वहाँ तो डिस्ट्रप्शन आएगी दोस्त, वहाँ तो आएगी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने एक पॉइंट ये निकाला था कि जो रिटेल स्टोर है वो एज अ डार्क स्टोर भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा और मेरे को मतलब बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते हो? तो रिटेल स्टोर्स एज डार्क स्टोर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगेन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि
टेक्नोलॉजी वैसी अवेलेबल नहीं है कि कहाँ से ऑर्डर आया, तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, एक बड़े रिटेल स्टोर के अंदर एक डार्क स्टोर बनाना पड़ता है, मतलब एक सेक्शन अलग से ही ऑपरेट होता है जहाँ पर इन्वेंट्री अलग मैनेज होती है, उसके स्टॉक इन स्टॉक आउट अपने आप इंडिपेंडेंट मैनेज होते हैं, और वो आप समझ लो कि इट ऑपरेट्स मोर लाइक अ इंडिपेंडेंट स्टोर इनसाइड अ बिग स्टोर। तो ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल शेल्फ में कोई आइटम पड़ा है और एक ऑनलाइन ऑर्डर आया तो कोई बंदा अंदर से भाग के आएगा और वो शेल्फ का आइटम उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो एक मतलब एक फिजिकली कॉर्डन ऑफ जगह ही होती है एक रिटेल स्टोर के अंदर। उसके लिए ऑब्वियसली स्टोर बहुत बड़ा होना चाहिए, एक सुपरमार्केट टाइप स्टोर होगा, कुछ 10,000 स्क्वायर फीट 15,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगा, उसके अंदर एक सेक्शन बना देंगे जो सिर्फ कोई कॉमर्स की तरह ऐड कर सकता है। लेकिन अभी ये अपराइज मतलब अपकमिंग कॉन्सेप्ट है, अभी मेजरली लोग इसको कर नहीं रहे हैं, और ऑब्वियसली जो बड़े सुपरमार्केट्स एंड बड़े रिटेलर्स हैं वही इसको अडॉप्ट करेंगे, बट अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी ये सिर्फ जो है ये 2-3 जो बड़े कॉमर्स कंपनीज हैं वो अपने इंडिपेंडेंट डार्क स्टोर्स ही चला रही हैं, तो ये अभी तक आया नहीं है, बट आ जाएगा थोड़े टाइम। हाय सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे सुपरमार्ट्स का बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हम बाकी कंट्रीज में भी देखते हैं कि सुपरमार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड मोड में हो, तो इनका इम्पैक्ट रिटेल बेस पे क्या आएगा, एंड आपको लगता है कि यार रिटेल आगे कर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सुपरमार्केट से उन सब के वजह से? तो यार मेरे को नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट इतना वैलिड है। रीज़न है कि सुपरमार्केट जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे होती हैं, आपके घर के डिस्टेंस पे होती हैं, और आपको अगर कुछ भी चाहिए तो वो आपके अगर 100 मीटर के अंदर या 200 मीटर के अंदर नहीं है तो आप मतलब उसके लिए स्पेशली आपको जाना पड़ेगा एक सुपरमार्केट। तो जो नॉर्मल आपके नेबरहुड किराना जिसको बोलते हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट पहले भी जब मॉल खुले थे तो लोगों ने बोला था कि हम ये मॉल खुल गए हैं तो छोटी दुकानों पर असर पड़ेगा, वो बंद हो जाएंगी, लोग सिर्फ मॉल ही जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, हिस्टोरिकली भी नहीं हुआ है, और इस केसेस में भी नहीं होगा। आप जितने मर्जी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स खोल लो, फिर भी आपको दूध, ब्रेड, अंडा फ़ोन करके फटाफट आप अपने लोकल स्टोर से ही मंगाते हो, या अब कोई कॉमर्स से मंगाने लगे हैं लोग। तो मेरे को नहीं लगता कि सुपरमार्केट के एक्सपेंशन से नेबरहुड किराना या नेबरहुड रिटेल पर कोई फ़र्क पड़ेगा। पहले भी नहीं पड़ा, अभी भी नहीं पड़ेगा, क्विक कॉमर्स से ज़रूर पड़ेगा। हेलो सर, जैसे D2C ब्रांड है मामा अर्थ है, वो पहले ऑनलाइन था फिर वो ऑफलाइन आ गया, क्यों? तो यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहली बात तो। और D2C ब्रांड्स हाँ डायरेक्ट टू कंज्यूमर हैं, और आइडिया ये है कि अपनी वेबसाइट से ही वो सामान बेचते हैं, तभी वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ताकि कोई मिडल मैन ना हो, कोई रिटेल स्टोर ना हो। लेकिन अगेन अगर आप इंडियन ई कॉमर्स की बात करें तो वो अभी भी लेस देन मतलब 6-7% का एवरेज में मानूंगा कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन है, तो अभी भी 93% या 90+% जो है वो सब कुछ धंधा ऑफलाइन ही होता है। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ रियली बिग ब्रांड, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत बड़ा ब्रांड बनाओ, तो सिर्फ ऑनलाइन रहने से काम नहीं चलेगा, आपको ऑफलाइन दुकानें खोलनी ही पड़ेंगी। और ये जितने भी बड़े ब्रांड्स जैसे आपने नाम लिया मामा अर्थ, ये ऑफलाइन जाना उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि ऑनलाइन की एक लिमिटेशन है, आप ग्रो उसके बियॉन्ड नहीं, उस नंबर से नहीं कर सकते हो, तो आपको स्टोर्स खोलने ही पड़ेंगे अभी के सिनेरियो में। तो जितने भी ये D2C ब्रांड्स हैं शुरू ऑनलाइन से ही होते हैं, और एक डिसेंट साइज तक मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के रेवेन्यू तक तो वो ऑनलाइन ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो उनका प्लेटू आना शुरू हो जाता है कि अब 100 का 200 1000 बनाने में थोड़ी मुश्किल आनी शुरू आती है, तो फिर वो आपको अपना रेवेन्यू एक्सपैंड करने के लिए ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। इसीलिए D2C ब्रांड सिर्फ ऑनलाइन रह जाएं ये थोड़ा डिस्टेंट ड्रीम है। दे हैव टू गो ऑफलाइन एज वेल। इसलिए ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज और ओमनी चैनल टेक्नोलॉजी की बहुत बात होती है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बिजनेसेस ये ब्रांड्स कैसे चलाएं अच्छे से, तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो आई थिंक ऑनलाइन ब्रांड्स को ऑफलाइन जाना ही पड़ता है, और जाएंगे भी, आगे भी जाएंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी ऑनलाइन ब्रांड्स हैं वो ऑफलाइन जा रहे हैं, ये इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि पहली बात जो ऑनलाइन कस्टमर्स है वो Tier 1 सिटीज़ के ही है, और उनको अब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर उनको स्केल पर जाना है, इसी वजह से उनको दिक्कत आ रही है, इसी वजह से वो ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लोगों के पास पैसा नहीं है। फ्रैंकली बताऊं, उनके पास शायद ज़्यादा पैसा होगा Tier 1 के मुकाबले। डिस्पोजेबल सेविंग वाला डिस्पोजेबल इनकम, बिकॉज यहाँ खर्चे भी उतने ज़्यादा ही हैं, हर चीज़ का खर्चा है। तो अगर आप 2 लाख रुपए की सैलरी भी कमा रहे हो, वो 2 लाख के खर्चे मान लिए हैं आपने यहाँ पर। और लेकिन अगर आप Tier 2 में 50-60 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो, लाख रुपये भी कमा रहे हो, तो यू विल सेव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो डिस्पोजेबल इनकम मुझे लगता है कि Tier 2 Tier 3 के पास ज़्यादा है, थैंक्स टू इंटरनेट पेनिट्रेशन। इंडियन इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं देखूँ तो 85 करोड़
लोगों के पास इंटरनेट है इस समय, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन भी है और पैसा भी है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये ऑनलाइन टीयर 2 टीयर 3 में अच्छा करते हैं rather देन टीयर 1, क्योंकि टीयर 1 के बाद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, टीयर 2 टीयर 3 में ऑप्शंस कम है, तो वो ऑनलाइन ढूंढ ढांड के खरीदते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑफलाइन स्टोर खोलने की स्ट्रैटेजी टीयर 2 टीयर 3 के लिए है और ऑनलाइन सिर्फ टीयर 1 के लिए, ऐसा नहीं है। बड़ा हेट्रोजीनियस मामला है इंडिया का। हर जगह हर तरीके का कस्टमर अवेलेबल है। आपको फ्रैंकली गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 100% शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन जाते ही नहीं। ऐसे भी मेरे कई जानकार हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन जा ही नहीं रहे। और ऑफलाइन जाने वाले, ऑनलाइन ना जाने वाले भी जनता है ऑब्वियसली, तो दूसरी साइड भी बहुत लोग हैं। तो इसका ना मनी से कोई लेना देना अब नहीं रह गया है, और इंटरनेट पेनिट्रेशन यानी कि एक्सपोजर से, तो मनी और एक्सपोजर से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब ये प्रेफरेंस का गेम है। रैदर टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 के लोग ज़्यादा ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं टीयर 1 के मुकाबले। ये अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो वो नंबर ज़्यादा है। स्टोर्स खोलना ना खोलना कुड बी अ स्ट्रैटेजी यार, वो तो रिटेल सेंटर पे डिपेंड करता है कि अगर उस एरिया की डेमोग्राफिक्स ही थोड़ी वीक है तो आप बहुत बड़ा स्टोर तो नहीं खोल पाओगे वहाँ पर। तो आई थिंक इट इज़ नॉट लिंक्ड विद मनी एट ऑल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूँगा आप ही की बात को कि मीशो का डेटा जो कहता है, मीशो का डेटा कहता है कि हाँ, जो उनकी सबसे ज़्यादा जो सेल आ रही है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आ रही है। बट कहानी ये है, मीशो मतलब बोलना नहीं चाहिए बट लो टिकट लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचता है। तो अगर हम हाई टिकट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात करके चले तो वहाँ ऑफलाइन ही खरीदेंगे और यहाँ पे शायद वो ऑनलाइन भी ले लेंगे। वो डिफरेंस बोल सकते हो। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाँ वहाँ ऑफलाइन ज़्यादा है, हाँ दुकान पर चले जाएंगे क्योंकि दुकान भी यार 5 मीटर दूरी और ट्रस्ट है, 5 मिनट दूरी है, और ट्रस्ट भी है, वो जानते नहीं है उस लड़के को, वो बचपन से शायद उसको जानते हैं, देखा है उसने, तो वहाँ से खरीद लेंगे, बात सही है। लेकिन हाँ लो वैल्यू और लो वैल्यू कम, 1000 रुपये से नीचे, 500 रुपये से नीचे, और इतने सस्ते सस्ते और ठीक प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं मीशो से। वो एक स्पेसिफिक उन्होंने अपनी ऑडियंस बना ली है जिसको वो सेट करना चाहते हैं, और शायद इसलिए नंबर्स हमको टीयर 2 टीयर 3। हाँ ये बात आपकी सही है कि लो टिकट वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर। बाकी एक और इनसाइड रिटेल की दे देता हूँ, साउथ इंडिया ज़्यादा अच्छा चलता है। ऑफलाइन में भी ऐसा ही है क्या? नहीं मेरे को नहीं लगता, ऑफलाइन का डेटा तो ये नहीं कहता। ऑफलाइन का डेटा क्या कहता है? सबसे टॉप सिटीज कहाँ पे है? वही है, मेट्रो सिटीज ही टॉप पर रहती है हमेशा, ठीक है ना। हाँ दिल्ली, गुड़गांव इज अमंग्स द टॉप स्पेंडिंग मार्केट। मतलब यू बी अमेज्ड टू नो कि गुड़गांव की स्पेंडिंग जो है ना, एवरेज जो टिकट वैल्यू पर कस्टमर निकलेगा दैट्स द हाईएस्ट इन गुड़गांव एंड बैंगलोर। बहुत ज़्यादा है वो, क्योंकि वह डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है। और अगर सैस प्रोडक्ट्स की बात करके चले, आपकी सैस प्रोडक्ट बैंगलोर में ज़्यादा ऑब्वियसली, मतलब वो ज़्यादा कंजम्पशन होती है, बिकॉज सैस यूज़ भी ज़्यादा कहाँ हो रहा है, उन एरियाज़ में ही हो रहा है। कम कहाँ होगा, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कम है या ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में थोड़ा कम है, ठीक है ना। नॉर्थ में ओके साउथ में ज़्यादा है, तो सैस प्रोडक्ट की कंजम्पशन साउथ में ज़्यादा है। इसमें भी ना कई बार ना ऐसे पॉकेट्स निकल आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी पॉकेट होगी जो बहुत ज़्यादा यूज़ करो, लाइक पुणे का कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो कल्चर में भी आया था कभी कभी कि हाँ लोग कहाँ के कल्चर ज़्यादा हैं। बट हाँ स्पेंडिंग की बात करूँ तो साउथ इंडिया में लोग थोड़े कम सवाल पूछते हैं और ले लेते हैं प्रोडक्ट और पैसा दे देते हैं। थोड़ा नॉर्थ इंडिया में थोड़ा पैसा देने में थोड़ा दिक्कत तो है। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू ऑडियंस के भी क्वेश्चंस आंसर करने के लिए और इतनी सारी इंसाइटफुल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू साहिल, और दोबारा से आने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शब, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।